की दहलीज पर पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए। हृदय और मन में उदासी छाई हुई थी। मन मानसिक में बाबूजी छाए हुए थे। उनके जाने के बाद पहली बार छुट्टियों में मायके रहने आई थी। अजीब सी खामोशी थी। आज दहलीज में जैसे ही दहलीज पर दस्तक दी तो बाबूजी की कड़कड़ाती आवाज़ कानों में गूंजने लगी। सरला, दहलीज का संकल खोल दो। अंजलि आ गई। ना जाने कैसे मेरी दस्तक से ही उन्हें मेरे आगमन का आभास हो जाता था। कुदरत ने कुछ अजीब सा रिश्ता बनाया है माता पिता और संतान के बीच। संतान के हृदय की तार सीधे माता पिता के हृदय से जुड़ी होती है। उनके कदमों की आहट, उनकी खुशबू, उनके चेहरे की भाषा, उनके सुख दुख का आभास सब सरलता से जान लेते हैं। माता पिता यहाँ तक कि शब्दों की भाषा से ज्यादा प्रबल और रहस्यमयी होती है। आंखों की मुख भाषा जिसे बड़ी कुशलता से पढ़ लेते हैं। माता पिता तभी तो सृष्टि में माता पिता को ईश्वर के समान स्थान प्राप्त हुआ है। ममतामय और पूजनीय माँ दहलीज खोलते ही लाडो कहकर गले लगा लेती है और बाबूजी अंजलि आ गई, अंजलि आ गई कह कहकर घर में सबको आवाज लगा लगा कर पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। अपने स्नेह भरे अतीत में खोई हुई थी कि तभी दहलीज खोलने की आवाज आई। सामने रामू काका खड़े थे। रामू काका हमारे परिवार के सदस्य के समान थे। घर के सभी काम अत्यंत पूर्णता से करते थे। परिवार को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे वो, वरना आजकल के जमाने में संयुक्त परिवार लुप्त से हो गए हैं। ये तो रामू काका हैं जो अभी तक ये परिवार अभी तक संयुक्त है, अन्यथा बाबूजी के जमाने से थे। इसीलिए सभी परिवार वाले संपूर्ण मान देते थे उन्हें। आओ बेटिया लाओ सामान मुझे कहकर रामू काका मेरे हाथ से सामान ले लिया। घर में कदम रखते ही बहुत कुछ पराया जैसा एहसास हुआ। बाबूजी के सामने जो घर आंगन, जो घर वालों से उनकी चुगलबाजी से और उनकी हंसी ठिठोरियों से भरा रहता था, अब वो सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। अगर बाबूजी होते तो इस सन्नाटे के स्थान पर शोर शराबा होता। माँ अपने कमरे में थी। बाबूजी के जाने के बाद ही माँ को जैसे उम्र ने जकड़ लिया था। घर में फिरकनी की तरह घूरती मेरी माँ अब गिठिया पाँव के दर्द के साथ साथ ना जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी। उनका कंचन सदमा कथा अब निष्प्राण जैसा प्रतीत हो रहा था। माँ की हंसी, उनका फुर्तीलापन, उनकी खफा ईर्ष्या और उनका अस्तित्व सब बाबूजी की चिंता में स्वाह हो गया था। अब तो चलने फिरने में भी परेशानी होती थी उन्हें। कैसी हो माँ, मैंने कहकर उन्हें गले लगा लिया। अच्छी हूँ लाडो, ससुराल में सब ठीक है ना? जमाई बाबू और बच्चे नहीं आए क्या? एक साथ प्रश्नों की झंझड़ी लगा दी माँ ने। अरे रामू जा, तीनों बउओं के कमरे में खड़खड़ा कर कह दे कि अंजलि आ गई है। और अंजलि बेटा जा, तू भी थोड़ा मुंह हाथ धो लो, सफर से आई है ना, थक गई होगी। मैं रामू से कहकर तेरी चाय बनवा देती हूँ। मुझे पता है कि चाय पीते ही तेरी सारी थकान चली जाएगी। बिना अपने प्रश्नों का उत्तर लिए ही माँ ही अपनी रो में बोल ले जा रही थी। उनकी लाड़ भरी बातों से मेरी आंखें भीग गई। हर बात में कल्पना में बाबूजी आने लगे थे। बाबूजी होते तो सभी यहीं जमघट लगाए होते, यूँ सबको कमरों से बुलाना ना पड़ता। तीनों भाई मुझे अपने पास बैठाकर दुनिया जहाँ की बातें कर रहे होते और भाभियाँ चाय नाश्ते के साथ साथ बातों की चुगलबंदी कर रही होती। अजीब रुतबा था और वर्चस्व था बाबूजी का, ऊपर से कड़क किंतु भीतर से एकदम नर्म। सबसे छोटी होने के कारण मैं सबसे लाडली थी। खास तौर पर बाबूजी की वो सदा मेरी हर इच्छा पूरी करते, पलकों पर बैठाकर रखा था मुझे। उनके इसी लाड के कारण अक्सर उनमें और माँ में झड़प हो जाती थी। छोरी को पढ़ाई घर जाना है, इतना सिर पर चढ़ाओगे पर वहाँ जाकर हमारी नाक कटवा देगी। कुछ भी तो नहीं आता इसे सिवाय हंसी ठिट्ठे के। कितनी बार कह चुकी हूँ इससे लाडो घर का कुछ काम काज सीख लो, मगर इसके कानों पर चू तक नहीं रेखती। माँ गुस्से में झलकाकर मैं उनसे कहती, अरे अंजलि मेरा गुरूर है, देख लेना ये ससुराल में मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर देगी। अभिमान से कहकर बाबूजी माँ की समस्त बातों झलकाटों पर विराम लगा देते। अरे अंजलि कैसी है तू? स्टेशन से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? टैक्सी आसानी से मिल गई थी ना? माफ़ करना अंजलि, गाड़ी नहीं भेज पाया, वो अचानक ही कुछ काम याद आ गया था। अगर कुछ काम नहीं होता तो जरूर भेजता। बड़े भैया की आवाज़ से मैं ख्यालों से वर्तमान में आ गई थी। कोई बात नहीं भैया, टैक्सी है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे आने में, आप निश्चित रहें। ये कहकर मुझे बाबूजी की कमी अत्यंत खली। सोच रही थी अगर बाबूजी होते तो मैं टैक्सी से घर कभी ना आती। कितना भी ज़रूरी काम हो वो सब छुड़वा कर मेरे लिए स्टेशन गाड़ी अवश्य भेज देते थे। इन यादों का स्वभाव भी कितना विचलित होता है न, जितना इन्हें दूर भागो वो उतनी ही करीब आ जाती हैं। बहुत जिद्दी होती है ये यादें, ना चाहते हुए भी वे वक्त परेशान करने चली आती हैं ये। ससुराल से जब चली थी तो पूरे सफर में अपने आप को ऊपर से, भीतर से, हृदय से, मानसिक से पूर्णता तैयार कर रही थी कि अब मायके के जो भी वर्तमान आया होगा
उससे तनिक भी विचलित नहीं होंगी। जब बाबूजी थे तो समय कुछ और था और अब कुछ और। वर्तमान तो निश्चित था जिसका इतिहास मुझे हो चुका। और माँ बाबूजी के समय माँ स्वाधीन थी, उनका घर में अपना वर्षक था, किंतु अब वो अब बेटों पर निर्भर है। एक स्त्री के जीवन का ये एक कटु सत्य है कि जब तक एक स्त्री का पति जीवित है उसका अस्तित्व सत्यंत शक्त होता है, किंतु पति की मृत्यु के पश्चात वह स्वाधीन होते हुए भी अपने परिवार के अधीन होते हैं, उन पर निर्भर होती हैं। यही माँ के साथ हुआ। मैं अपने विचारों की दुनिया में भटक रही थी कि तभी मंझले भैया की आवाज़ ने मेरे विचारों की तृप्तता भंग कर दी। अरे अंजलि, कैसी है तू? अकेली आई है? विशाल और बच्चे नहीं आए? मैं अच्छी हूँ मंझले भैया, बच्चे पढ़ाई में व्यस्त थे और विशाल, उनका तो आपको पता ही है, कभी भी मीटिंग्स आ जाती हैं, इसीलिए सोचा मैं ही चली जाऊँ अकेली। आखिर छुट्टियों में मायके तो आना ही था ना। माँ की और आप सभी की बहुत याद आ रही थी। चल, ये तूने अच्छा किया कि तू आ गई। मंझले भैया की बात से मन में कुछ दर्शा आ गया। क्या भैया को विशाल और बच्चे के ना आने का जरा भी अफसोस नहीं था? अगर बाबूजी होते तो इस बात पर अपनी कड़कती आवाज़ में मुझे विशाल और बच्चों को ना लाने के लिए डांट लगाते और कहते, अंजलि, बच्चों की पढ़ाई और मीटिंग कुछ दिन के लिए आगे पीछे भी हो सकती हैं। एक छुट्टियां ही तो मिलती है सबको मिलने जुलने के लिए, उसमें भी बच्चों को तूने पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अरे बच्चों के बिना उनका निहाल सुनी है, समझी? मंझले भैया की तरह छोटे भैया ने भी उनके वाक्य दोहराया। थोड़ी देर बैठकर सभी अपने वापस कमरे में चले गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई औपचारिकता पूर्ण करने आए हो। वो भाई बहन वाला प्रेम, स्नेह, चहलबाजी, हंसी ठिठोली सब लुप्त से हो गए थे। जिस घर आंगन में मैं पली बड़ी हंसी खेली आवाज़ वो सुने खड़े हैं। मेरा अपना घर और मायका पराया सा प्रतीत हो रहा था। बाबूजी के बाद मायके में इस परिवर्तन को अपनाना बहुत पीड़ादायक हो रहा था। सोचा जितना सरल था यथार्थ स्वीकारना उतना ही कठिन। मायके में तो हर बेटी के प्राण बसते हैं। आखिर जन्म से विवाह तक किसने वर्ष तक जिए होते हैं? एक बेटी ने अनगिनत यादें सजाई होती हैं। मायके जाने के लिए, अपने आप को रोता जा करने के लिए, अपना बचपन जीने के लिए छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार होता है। एक मायका ही तो होता है जहां हम सभी बेटियां हृदय खोलकर बातें करते हैं, हंसती हैं। इसीलिए अब इस परिवर्तन को स्वीकारने में पीड़ा तो होगी ना। पूरा सप्ताह बस ऐसे ही औपचारिकताओं में बीत गया। ना कोई लाड चाव हुए और ना ही कोई हंसी ठिठोलिया। बस एक घर की बेटी का औपचारिकता रिश्ता बन गया। बाबूजी होते तो मैं इसी पूरे सप्ताह में पूरी वर्ष के लिए यादें संजोकर उन्हें समेट लेती और अगले वर्ष पूरे उत्सुकता और उत्साह से साथ छुट्टियों में मायके आने का इंतजार करती। पूरे लाड चलते होते। मेरे भाई भाभीियों ने मुझे पूरे रीति रिवाज के साथ विदा किया। अच्छा अंजलि, ठीक से रहना और हाँ, संकुशल पहुँचने के बाद फ़ोन करके ज़रूर बता देना। अपना ध्यान रखना। बाय। स्टेशन पर छोड़ने आए बड़े भैया सीट के नीचे मेरा सामान जताते हुए बोले, अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वो चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देख रही थी और मेरी आंखों अविरल बह रही थी। सोच पर हमारा वश नहीं होता, ना चाहते हुए भी दिमाग पर हावी हो जाती है। सोचने लगी कि बाबूजी होते तो वो ट्रेन जाने से पहले कभी वापस घर ना जाते, बल्कि ट्रेन जाने तक, जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल ना हो जाती, अपना ममतामय हाथ हिलाते रहते। मायका सभी बेटियों का गुरूर और शान होता है। हर बेटी की हृदय से कामना होती है कि उसका मायका खुशियों से आबाद रहे। माता पिता के बाद भाई भाभीियों से उनका मायका सदा बना रहे, उसके द्वारा खुले रहते हैं, पूरा मान सम्मान मिलता है। किंतु ये भी एक साथ सत्य है, लाज जो चलते बेटियों में माता पिता ही कहते हैं, वरना बात बात पर बाबूजी होते तो ये यादें ना सताती।